नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 40 से। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे परमाणु संरचना, रेडियो सक्रियता, रासायनिक बंधन, अम्ल, क्षार और लवण, ये 1, 2, 3, 4 चैप्टर मिलाकर एक चैप्टर है ये। जी हाँ, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का जो है इस बुक में। और TRE 1 का, 2 का और 3 का जितने भी क्वेश्चंस और स्टेट में पूछा गया था वो पहले भी हम लोग कर चुके हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव है मॉडल क्वेश्चन वो कर लिए। ये बुक में उसका जो सॉल्यूशन दिया गया उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से हम लोग समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो 40 नंबर से देखते हैं। CO2 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। ठीक है, CO2 अणु में परमाणुओं की व्यवस्था देखी जा सकती है। यह रैखिक और सममित होती है, इसीलिए भले ही बंधन इनमें समरूपता के कारण द्विध्रुव हो, परंतु अणु का शुद्ध द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। क्लियर है इतनी बातें? इनमें द्विध्रुव आघूर्ण आवेश के परिणाम और धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश के केंद्रों के बीच की दूरी का गुणनफल होता है। इसे ग्रीक अक्षर म्यू से दर्शाया जाता है। म्यू पढ़ते इसे। गणितीय रूप में द्विध्रुव आघूर्ण यानी म्यू बराबर होता है आवेश Q मल्टीप्लाई बाई पृथक्करण की लंबवत दूरी R। यहाँ पे देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर दिया गया है, डबल बॉन्ड है C के दोनों तरफ। द्विध्रुव आघूर्ण एक अणु में दो परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन की ध्रुवता का माप है। आगे कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिणाम और दिशा दोनों चीज़ होती है। ये पहले भी पिछले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसको करा दिया था, फिर से मैं 40 से करा दिया। 41 से देखते हैं। एकाकी युग में अधिकतम प्रतिकर्षण होता है। घटते क्रम में प्रतिकारक अंतःक्रियाएं निम्न है। जैसे आप देख सकते हैं एक रिएक्शन यहाँ दिया गया है, कैसे घटते क्रम में। ये साइन क्या बताता है? इससे ये छोटा, इससे ये छोटा। एकल युग में बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जोड़े के बीच अंतर इसके समग्र ज्यामिति को और अधिक परिष्कृत किया जाता है। आगे कहता है आसन्न परमाणु के साथ सिग्मा। जो भी लोग 12th 11th अच्छे से नहीं पढ़े उनको ये नहीं समझ में आएगा, फिर भी आप सुने ज़रूर। आपको माथा दुखेगा, आपको गुस्सा बढ़ेगा कि क्या बोल रहे हैं सर, क्योंकि आपने इन चीज़ों को नहीं अच्छे से डिटेल पढ़ा है थ्योरी, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है। फिर भी आप सुनने से क्या होता है, बहुत सारी बातें आपके माइंड में आता है कि हाँ अगली बार सुनेंगे, उससे अगली बार सुनेंगे तो आपको ये ज़्यादा पुराना नहीं लगेगा, आपको थोड़ा सा नया जैसा फील होगा। ज़्यादा नया नहीं लगेगा, पुराना जैसा फील होगा, क्योंकि आपको पहले एक बार सुन चुके होंगे। बात समझ में आ रही है? और भी समझिए ज़रा। कह रहा है आसन्न परमाणु के साथ सिग्मा बंधन में साझा किया गया बंधन इलेक्ट्रॉन युग्म उस परमाणु के एक गैर बंधन यानी अकेला जोड़े की तुलना में केंद्रीय परमाणु से अधिक दूर स्थित होता है, जो इसके सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए नाभिक के करीब होता है। आसान है ये। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। इसीलिए VSEPR सिद्धांत एकांकी जोड़े द्वारा प्रतिकर्षण को एक साथ एक बंधन जोड़े द्वारा प्रतिकर्षण से अधिक मानता है। जैसे जब एक अणु में प्रतिकर्षण की विभिन्न डिग्री के साथ दो इंटरैक्शंस होते हैं, तो ये जो लिखा हुआ है VSEPR सिद्धांत उस संरचना की भविष्यवाणी करता है जहां अकेले जोड़े ऐसे पदों पर कब्जा कर लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है जानते हैं? कम प्रतिकर्षण का अनुभव करने की अनुमति देता है। लोन पेयर अकेली जोड़ी यहाँ लिख के दिखाया गया IP बॉन्ड IP प्रतिकर्षण को लोन पेयर बॉन्डिंग जोड़ी LP से BP प्रतिकर्षण से अधिक मजबूत माना जाता है, जो बदले में बॉन्डिंग जोड़ी BP प्रतिकर्षण से अधिक मजबूत माना जाता है। नेक्स्ट है, इसे समझिएगा जरा। ये क्या लाइन लिखा गया है कि VSEPR को 8 सरल अभिधारणाओं के रूप में समझा जा सकता है। वो 8 आपके सामने, इसे देखिए। पहला कहता है आणविक आकार को उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या से निर्धारित किया जा सकता है। ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि आणविक आकार को किस तरह से मतलब निर्धारित किया जाता है, तो उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या से निर्धारित किया जाता है। पहला हो गया। दूसरा नंबर कहता है इलेक्ट्रॉन जोड़े एक दूसरे को प्रतिकर्षण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये भी सही बात है। इलेक्ट्रॉन जोड़े अपने बीच प्रतिकर्षण को कम करने के लिए स्वयं को व्यवस्थित करते हैं। ये भी सही है। नेक्स्ट है संयोजकता या सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन कोष को गोलाकार माना जाता है। नेक्स्ट है एकाधिक बॉन्डों को एकल इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में और बांधित इलेक्ट्रॉन जोड़ों को एकल जोड़े के रूप में गिनी जाती है। एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन
6 नंबर कह रहा है एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण अधिकतम होता है और बंध युग्म इलेक्ट्रॉन को न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है। 7 पॉइंट नंबर है कि सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े न्यूनतम प्रतिकर्षण को स्थिति ग्रहण करते हैं। एवं 8वां पॉइंट लास्ट है इलेक्ट्रॉन युग्मों की प्रतिकारक अंतःक्रिया एकाकी युग्मों के बीच सबसे अधिक होती है और बंध युग्म के बीच सबसे कम होती है। बंध युग्म से ज़्यादा है अकेला युग्म बंधन युग्म। ये एक डायरेक्शन दिया गया है जो ऊपर में दिया गया था। कहाँ पे? एक सेकेंड रुकिए, मैं दिखाऊं। यहाँ पे कोई नहीं, इसे समझते हैं। निम्न अभिक्रिया सजातीय संतुलन में है। सजातीय संतुलन जैसे 2NO2 गैस है और इधर भी गैस इधर भी गैस है। सजातीय संतुलन वह है जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल समान भौतिक अवस्था में रहते हैं, यानी गैस गैस ये भी गैस, दोनों भौतिक अवस्था समान है, उसे सजातीय कहते हैं। ये सब याद रखना है आपको। उपयुक्त समीकरण में NO2 गैसीय अवस्था में है, ये भी गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय अवस्था में, अतः सजातीय संतुलन है। अन्य सभी समीकरणों में अवस्थाएं आयनों के यौगिकों की भिन्न भिन्न सजातीय संतुलन नहीं है, मतलब अलग अलग अवस्था में है। क्लियर है? तो हाँ सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। एक रिएक्शन है यहाँ पे 2NH3 अमोनिया है, ये N2 और 3H2O में अभिक्रिया की कोटि शून्य है। शून्य क्रम प्रतिक्रिया वह है जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता को स्वतंत्र रहता है। इसका अर्थ है कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने या घटने पर अभिकारक की दर नहीं बदलती है। शून्य क्रम अभिक्रिया में अभिकारक की दर अभिकारकों के सांद्रता के शून्य घात का समानुपाती होता है। अभिकारक की दर को आप इस तरीका से समझ सकते हैं। यहाँ पे के जो है, इस के बारे में कहता है अभिक्रिया का दर नियतांक है। शून्य क्रम अभिक्रिया का ग्राफ आप इस तरीका से समझ सकते हैं, ये ग्राफ के द्वारा। इधर है ए की सांद्रता, इधर है समय और इधर है ढलान, स्लोप जिसको बोलते हैं। अच्छा, ये पॉइंट को समझिए, ये क्या कह रहा है। साम्य स्थिरांक का उपयोग साम्य सांद्रता की गणना के लिए किया जाता है। याद रहेगा, साम्य स्थिरांक का प्रयोग साम्य सांद्रता की गणना करने के लिए। अभिक्रिया की दिशा का अनुमान साम्य स्थिरांक का उपयोग कर लगाया जा सकता है। साम्य स्थिरांक का मान अभिकारकों और उत्पादों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों की मात्रा एवं प्रतिफलों की मात्रा का अनुपात रासायनिक अभिक्रिया का व्यवहार प्रदर्शन करता है। क्लियर है? आगे कहता है साम्य अवस्था में अग्र अभिक्रिया की दर बराबर होता है पश्च अभिक्रिया की दर। रिएक्शन आप देख सकते हैं 45 नंबर के लिए PDF देंगे, उसमें भी देख लीजिएगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसके सॉल्यूशन को। 46 का यहाँ से कर लीजिए, 47 का यहाँ से कर लीजिए। आइए 48 से समझाते हैं। BaSO4 यौगिक पानी में अघुलनशील है। तो ये बेरियम सल्फेट क्या है, पानी में नहीं घुलता है, ये आपको ध्यान रखना है। कहता है क्षारीय मृदा धातु के संदर्भ में सल्फेट की जलीय ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, जबकि हाइड्रेशन ऊर्जा Be2+ से Ba2+ तक घटता है, जिसके कारण कैटायन का आकार वर्ग के नीचे जाने पर घट जाता है। इन्हीं कारणों से वर्ग के नीचे जाने पर हाइड्रेशन ऊर्जा एवं सल्फेट्स की विलीयता वर्ग के नीचे जाने पर घट जाता है। मतलब जितना नीचे जाएंगे पानी में घुलने की क्षमता घट जाती है। MgSO4 जल में घुलनशील है क्योंकि Mg का आकार छोटा होता है, लेकिन BaSO4 जल में अघुलनशील है क्योंकि Ba का आकार बड़ा होता है। यहाँ कह रहा है ब्रोस्टेट्स-लॉरी एसिड का संयुग्मी आधार एक एसिड द्वारा अपना प्रोटॉन दान करने के बाद बनने वाली स्पेसीज है। संयुग्मी आधारों में एक प्रोटॉन कम होता है। ये रिएक्शन से आप समझ सकते हैं। 50 का यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसे अच्छे से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन से मिलाइएगा, जो क्वेश्चन लिखे होंगे उन लोग। सेल अभिक्रिया स्वतः स्फूर्ति होगी यदि ΔG ऋणात्मक होगा। गिब्स ऊर्जा एवं मानक इलेक्ट्रोड विभव संबंध निम्न रूप से दी जाती है। ΔG बराबर होता है -NF ई सेल। ई सेल का अविस्तारात्मक गुण है, जबकि ΔG विस्तारात्मक गुण है। यह सामान्यतः N पर निर्भर करता है। यदि इलेक्ट्रोड विभव को धनात्मक माना जाए तो आपके सामने यह दिया गया है, ये कंडीशन देखिए। मीथेन इलेक्ट्रॉन सटीक हाइड्राइड होता है। मीथेन इलेक्ट्रॉन सटीक हाइड्राइड होता है, ये याद रखिएगा।
यह इलेक्ट्रॉन ब्रेसाइज यौगिक है। यह न तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव त्यागता है और ना ही इलेक्ट्रॉन निगेटिव ग्रहण करता है, अर्थात यह 14वें वर्ग का हाइड्राइड यौगिक है। मीथेन के बारे में कह रहा है। मीथेन CH4 को मार्स गैस भी कहा जाता है, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। यह प्रमुख एल्केन है। मीथेन CH4 के प्रमुख स्रोत है धान का खेत में से, कोयले का खदान में, और मवेशियों का मुख या मवेशियों का मल हो गया, मवेशियों का जो आंत हो गया मतलब पेट हो गया, उन सभी जगह पे आपको मिल जाएंगे मीथेन। 53 नंबर आप देख लीजिए। कहा जा रहा है ये जो लिखा गया है K3FeSCN6 का IUPAC नाम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड है। यहाँ देख सकते हैं रिएक्शन आपको दिया गया है। यह चमकीले लाल नमक में अष्टफलकीय रूप से समन्वित आयन होता है। यह जल में घुलनशील है तथा हरा पीला प्रतिदीप्त प्रदान करने वाला पदार्थ भी है। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से कोक का उपयोग किया जाता है। धातु निष्कर्षण में क्या होता है? कोक का प्रयोग होता है। कोक एक तरह से कोयला होता है, लकड़ी का जला हुआ भाग। कोक एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कहा जाता है बेरबादार कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप काजल है। काजल से बढ़िया तो और कुछ नहीं हो सकता। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से औद्योगिक धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। पेट्रोलियम या कच्चा तेल ऐसा तेल जो जमीन से निकाला जाता है। एक गाढ़ा गहरे रंग का तरल होता है जिसमें हजारों दहनकारी हाइड्रोकार्बन के मिश्रण के साथ साथ थोड़ी मात्रा में सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अशुद्धि के रूप में मिला रहता है। पेट्रोलियम या कच्चा तेल को पारंपरिक तेल या हल्के तेल के नाम से भी जाना जाता है। आगे था कोल तार एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण भी होता है। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम करने वाले विभिन्न पदार्थों में, औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों में किया जाता है, जैसे संश्लेषित रंग का प्रयोग, औषधि का प्रयोग, विस्फोटक के रूप में, सुगंध के रूप में, प्लास्टिक के रूप में, पेंट के रूप में, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण आदि जगह पे प्रयोग होता है। क्लियर है? कोल तार समझ गए? निम्न अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है। इस पर से कुछ चीज़ इस पे आ गया, इसीलिए यह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर नया यौगिक बनाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में जो धातु क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर होता है वह कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर नए यौगिक का निर्माण कर देता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इससे आप समझ सकते हैं। कैटरीना ने कार मांगी, मिला क्या? अल्टो, जेन और फरारी। PB HCU HG AU और AG AU यह है सीक्वेंस। ये रिएक्टिव है, उससे कम 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 सबसे कम रिएक्टिव है। सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम है, K। बहुत बच्चा पोटेशियम को P समझ लेता है, नहीं, पोटेशियम K से लिखा जाता है। अंडे के कुचले हुए छिलके का निर्माण CaCO3 से होता है। यह HCl से अभिक्रिया कर CO2 प्रदान करेगा जो चूने जल को दूधिया कर देता है, अतः घोल में शामिल HCl होगा। रिएक्शन यहाँ देख सकते हैं। अन्य विकल्प NaCl तथा LiCl लवण है जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से अभिक्रिया नहीं करेगा। CaCO3 को चूना पत्थर भी कहते हैं और HCl को हम म्यूरेटिक अम्ल का नाम से जानते हैं। ये सब याद रखना है। 57 का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 57 का अब मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, आप इसको मिला लीजिएगा। क्वेश्चन आपने देखा होगा PDF से। अब आगे आइए। pH पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई है। यह देखा गया कि pH पेपर का रंग नीला हो जाता है। तरल नमूना सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है क्योंकि यह एक बेस होगा, बेस नीला करता है pH पेपर को। सोडियम बाइकार्बोनेट का pH मान 8.27 है। सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण प्रबल क्षारक NaOH एवं निर्मल अम्ल H2CO3 के संयोग से होता है। रिएक्शन आपके सामने है। प्रबल क्षारक एवं निर्मल अम्ल से बना लवण क्षारीय लवण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए या सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए एवं टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण बेकिंग पाउडर कहलाता है। बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक अम्ल मिलाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसको नहीं बेकिंग पाउडर आप कहेंगे, बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक अम्ल मिला दिया जाता है।
बेकिंग सोडा अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है। बेकिंग पाउडर आपको पता होना चाहिए कि फुलाने के काम आता है, पाव रोटी वगैरह को, ठीक है, स्पंज वगैरह को। लेकिन बेकिंग सोडा कुरकुरा करने के लिए डाला जाता है। आगे आइए, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कुछ प्रमुख अम्ल एवं स्रोत उसको समझ लीजिए। सिरका, एसिटिक एसिड, यह प्राकृतिक में कार्बनिक रूप से मौजूद है और इसे प्रयोगशाला में भी संश्लेषित किया जा सकता है सिरका को, एसिटिक एसिड। सेब में मैलिक एसिड होता है, सेब में मैलिक एसिड मौजूद होता है जो सेब खाने से सीधे मिल जाता है। इमली, अंगूर, इमली और अंगूर में टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है। इमली, अंगूर टार्ट्रिक एसिड के जैविक प्राकृतिक स्रोत भी है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है, दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया के रूप में लैक्टिक एसिड मिलता है। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, नींबू साइट्रिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत भी माना जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन का कहता है कि रसायन विज्ञान में pKa का अर्थ है लघुगणकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह। pKa मान किसी घोल के अम्ल पृथक्करण स्थिरांक Ka का ऋणात्मक 10 आधारीय लघुगणक मान है। pKa का यह बताता है कि कोई अम्ल मौजूद अम्ल है या कमज़ोर, मतलब मजबूत है या कमज़ोर। यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि यदि pKa का मान अधिक है तो अम्ल कमज़ोर तथा इसके मान के कम होने पर अम्ल मजबूत हो जाता है। देखिए ज़रा फटाफट, नेक्स्ट पॉइंट है कि रंगीन स्पीसीज, ये आप देख लीजिए ज़रा, ठीक है। क्वेश्चन होगा आपके पास PDF से, इसको मिला लीजिएगा। आगे आइए 62 नंबर क्वेश्चन पे। Px कक्षक में नोडल तलों की संख्या 1 है। Px ऑर्बिटल डबल के आकार का है और x अक्ष के साथ उन्मुख है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन बदल यानी क्लाउड्स y और z के संबंध में सममित है, लेकिन इसमें x अक्ष के साथ एक नोडल प्लेन है। परमाणु सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी में एक परमाणु कक्षक एक फंक्शन है जो एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के स्थान तथा तरंग जैसे व्यवहार का वर्णन करता है। परमाणु के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में नोडल प्लेन नाभिक के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना शून्य या लगभग शून्य होता है। किसी कक्षा में नोडल तलों की संख्या अजीमुथल क्वांटम संख्या के बराबर होती है, अजीमुथल क्वांटम नंबर। यहाँ पिक्चर दिया गया, आप इसे देख लीजिए। आगे आइए बात को, ये आप मिला लीजिएगा ज़रा, यहाँ से देखिए। इसकी अगर बात करिए, जो रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, मतलब एक बॉन्ड में CO की समन्वय संख्या 6 है। समन्वय संख्या को केंद्रीय धातु परमाणु के समन्वय बंधों समन्वय क्षेत्रों में की संख्या के CH लिंगेट्स के साथ En और Cl रूप में परिभाषित किया जाता है। दिए गए परिसर में CH2 द्विदांतेदात लिंगेट्स En से बंधता है। 2 × 2 4 हो जाएगा और 2 मोनोडेंडेट लिंगेड, तो Cl में 2 × 1 हो जाएगा 2, तो 4 2 6 टोटल हो जाएगा। 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक अम्ल है। पिक्रिक एसिड का हल्का पीला गंधहीन क्रिस्टल जो पानी में थोड़ा घुलनशील भी होता है। सूत्र यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहा। पिक्रिक नाम ग्रीक शब्द पिक्रो से आया है जिसका अर्थ होता है करवा, मतलब बेस। पिक्रिक एसिड का उपयोग मुख्य रूप से एक रासायनिक अभिकर्मक के रूप में अन्य विस्फोटकों को विस्फोट करने के लिए बूस्टर के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक पीले रंग और एक शक्तिशाली कीटनाशक के संश्लेषण में भी किया जाता है। पिक्रिक एसिड का उपयोग विस्फोटकों में माचिस और इलेक्ट्रॉनिक बैक्टीरिया के उत्पादन में भी किया जाता है। एक सी यहाँ पे बीच में है, O के साथ 4 गो बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड यहाँ देख सकते हैं। कह रहा है एक CO4 में पाई और सिग्मा बंधों की संख्या समान होती है, दोनों 4 4 होती है। न्यूट्रॉन के बारे में कहता है, न्यूट्रॉन तटस्थ कण है और परमाणु से जुड़ने पर यह परमाणु के रासायनिक गुणों में परिवर्तन को यह प्रभावित नहीं करेगा। जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा अल्फा कण जुड़ते हैं तो परमाणु संख्या बदल जाती है, इसलिए रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। भौतिक गुण वे हैं जिन्हें पदार्थ की संरचना को बदले बिना देखा या मापा जा सकता है। इसका उपयोग पदार्थ का निरीक्षण एवं वर्णन करने के लिए किया जाता है। बनावट, रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनात्मक घुलनशीलता, ध्रुवीयता, चालकता, लचीलापन, चमक, सोनोरिटी मतलब आवाज़ और भौतिक गुणों के कुछ उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, MgOH का हॉल्ट वाइज को मैग्नीशिया का दूध कहा जाता है। MgOH2 का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में भी किया जाता है। CaO इसको बोलते हैं क्विक लाइम। CaOH का हॉल्ट वाइज को हम लोग
स्लैग्ड लाइम बोलते हैं या बूझा चूना बोलते हैं, इसको एक्टिव चूना बोलते हैं। CH3 को संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। Na2CO3 इंटू 10H2O को हम लोग वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं या सोडा भी कभी कभी कहते हैं। K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू 24H2O को फिटकिरी के नाम से जानते हैं। ApSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O को हम लोग मुहर लवण के नाम से जानते हैं। आगे आइए, फोटोग्राफिक फिल्म में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र ये होता है COOH, कभी कभी लिख देता है ऐसे करके COOH का होल 2, बात एक ही है, ठीक है। इसके प्रमुख स्रोत है टमाटर, बंदा गोभी, ब्रोकली, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स आदि होता है। किडनी में पथरी का मुख्य कारण कैल्शियम ऑक्जेलेट ही होता है। अधिक मात्रा में जो बीज वगैरह सेवन करने लगते हैं ना, उनको पथरी वगैरह का संभावना बढ़ जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म में सिल्वर ब्रोमाइड, ध्यान रखिए, फोटोग्राफिक फिल्म में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का उपयोग का सूत्र HCOH है और यह चींटी की डंक में पाया जाता है। आगे देखिए, नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH है। 6% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन सिरका कहलाता है, ठीक है। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर का वैज्ञानिक नाम बिटिस बेनिफेरा है। अंगूर का रासायनिक नाम बढ़िया है और इसको समझना बहुत जरूरी है। कहाँ पे क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दूध, दही, मनुष्य की मांसपेशी में। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, ब्रोकली में। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला, विटामिन सी में। ब्यूटारिक अम्ल खट्टा मक्खन में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, बटर से ब्यूटारिक बना है। स्टेरिक अम्ल वसा में। एसिटिक अम्ल सिरका में। टेनिक अम्ल चाय में। बेंजोइक अम्ल खाद्य परिरक्षण में। मूत्र में। यूरिक अम्ल, मैलिक अम्ल सेब में। ये सभी चीज़ पाया जाता है। आगे आइए, कहा जाता है मैग्नीशियम रिबन को जलने से पहले रगड़ा जाता है क्योंकि इस पर मूल मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्तर चढ़ जाता है। मैग्नीशियम वायु में जलकर ऑक्सीजन से अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड निर्माण करते हैं। 2Mg + O2 2MgO बनता है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु है, यह सेकेंड A वर्ग में पाया जाता है। नीचे रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें 2 बार आयनों का विस्थापन है, इससे इस पर और इससे इस पर, इसीलिए कहा जाता है यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कहता है संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो संयोग कर गया, ये वियोजन अभिक्रिया है। आगे आइए, आगे कहता है शकरकंद गंधीय सूचक नहीं है। आगे कहता है प्याज जो है गंध रहता है, अम्ल में गंध रहेगा लेकिन क्षार में गंधहीन हो जाता है प्याज। वैनीला में गंध रहता है अम्ल में जाने के बाद, वैनीला, लेकिन क्षार में जाने पर गंधहीन हो जाता है। लौंग का तेल अम्ल में जाने पर गंध रहता है लेकिन क्षार में जाने पर गंधहीन हो जाता है। अमोनिया जो है अम्ल में जाने पर हल्की गंध देगा और तीव्र विषैला गंध देगा क्षार में जाने पर अमोनिया। बेकिंग सोडा तीव्र गंध देगा अम्ल में जाने पर, हल्का गंध देगा क्षार में जाने के बाद, ठीक है। लिटमस पत्र प्राकृतिक सूचक है, यह लाइकेन के पौधा से निकाला जाता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल, और जो बेस होता है वो उल्टा करेगा। आगे आइए, कह रहा है तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में आधार परमाणु संख्या है, लेकिन जो सबसे पहले ये मोसले साहब बताए थे परमाणु संख्या वाला, लेकिन जो मेंडलीव बताए थे वो परमाणु द्रव्यमान पर था। मोसले ने तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त है। ऐसे गिनेंगे तो 18 मिलेगा, वर्ग है, और ऐसे ऐसे 7 है, एक लाइन, 2 लाइन, 3 4 5 6 7, ठीक है। और आगे बात इससे रिलेटेड कुछ पढ़िए। आवर्त में तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया गया है, आगे क्रम बढ़ते जाएगा। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित कुल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ रहे हैं आप, ध्यान रखिएगा। कोई तत्व का परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ग्रहण करता है, साझेदारी करता है अपने निकटतम अक्रिय गैस की अवस्था प्राप्त करने के लिए, उसे संयोजकता बोलते हैं। संयोजकता समझ के, जितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है या साझा कर रहा है, वो बगल वाले, जस्ट उसके बगल वाले अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहता है, इसीलिए। संयोजकता का मान आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4, फिर 4 से 0 हो जाता है। 1 2 3 4, ये लाइनिंग है ना, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, बात समझे। फिर 4 से 0 हो जाता है, 4 मतलब पलट जाएगा, 4 3 2 1 ऐसे करके बदलता है। आगे आ जाइए, ये सब तो थ्योरी है, आगे बढ़िए।
77 को समझते हैं। कह रहा है कि ट्रिटियम निम्नलिखित में हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है। 1 1 1 2 1 3। हाइड्रोजन का ट्रिटियम समस्थानिक रेडियो सक्रिय है। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। आगे था समस्थानिक के बारे में सर्वप्रथम सोरी ने बताया था। सोरी नाम के व्यक्ति थे। बाष्पीकरण विधि द्वारा समुद्री जल में नमक प्राप्त होता है। समुद्री जल में लवण 35 भाग प्रति 1000 पाया जाता है। नमक का सामान्य सूत्र जो है NaCl है। आगे कहता है सामान्य नमक में पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड मिश्रित कर उसे पौष्टिकता को बढ़ाया जाता है। समुद्री जल में निम्नलिखित आयन पाए जाते हैं। अब देख सकते हैं इसे घटते हुए क्रम में दिया गया है। क्लोरीन के बाद सोडियम, उसके बाद SO4, मैग्नीशियम, तब कैल्शियम। 11x23 के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। इन दोनों को घटा के किसी तत्व के परमाणु में कुल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, जो ये है। और परमाणु द्रव्यमान संख्या A = N+P होता है। नीचे जो दिया गया है इसको जब इसमें से घटाएंगे तब न्यूट्रॉन निकलेगा, ये प्रोटॉन होता है और यही परमाणु संख्या भी होता है। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। देख रहे हैं, जितना प्रोटॉन होता है उसी को परमाणु संख्या बोलते हैं। यही है प्रोटॉन, यही है परमाणु संख्या। इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है। आगे समझ गए आप? आगे आइए। कहता है सभी एकल संयोजी रेडिकल है। प्रमुख रेडिकल एवं उस पर आयन, जैसे हाइड्राइड होता है H, इस पर -1 होता है। फ्लोराइड में -1, सबका दिया गया, देख लीजिए। नेक्स्ट है कि अल्फा कण धनावेशित कण है। अल्फा कण का संकेत जो है 2He++ है। रेडियो सक्रिय पदार्थ में 3 प्रकार के विकिरण बाहर निकलते हैं। अब देखिए कौन कौन है। पहला कहता है अल्फा, बीटा और गामा। यह हीलियम आयन है, यह इलेक्ट्रॉन है, यह विद्युत चुंबकीय विकिरण है। आयन क्षमता के आधार पर रेडियो सक्रिय विकिरण क्रम में है। अल्फा से ज़्यादा पावरफुल, उससे कमज़ोर बीटा, उससे कमज़ोर गामा। भेदन क्षमता के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गामा, उससे कम बीटा, सबसे कम अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जितने भी प्रीवियस ईयर का था वो मैंने कंप्लीट करा दिया। मॉडल क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट्स में बताइएगा। आज इस सेशन में इतना ही रहेगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुँच सके। कुछ भी एक्स्ट्रा बात आपसे नहीं करता हूँ इधर उधर की, ताकि आपका समय बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सके। तो आप भी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि सही पढ़ाई, ऑथेंटिक पढ़ाई आपको मिलता रहे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।